हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आपके इस यूट्यूब चैनल पर आज से हम लोग एक जीएस का बैच लॉन्च कर रहे हैं जो आप कॉस्ट बिल्कुल फ्री होगा। और इसमें आपके जीएस के सारे सब्जेक्ट कवर कराएंगे, जैसे का जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ये सब आपके कवर किए जाएंगे। इसके अलावा साइंस भी कवर की जाएगी आपकी, और इन्वायरमेंट, ये सब आपके कवर किए जाएंगे। तो आज हम लोग क्या करेंगे, पॉलिटी देखेंगे। पॉलिटी की आज से कक्षाएं शुरू हो रही हैं और हमारा ये लक्ष्य रहेगा कि आपके आने वाले 20 से प्लस घंटों में, लगभग 20 घंटों में आपकी जो पॉलिटी है वो सारी कवर करा दी जाए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज जो हमारा पहला चैप्टर रहेगा वो रहेगा संविधान का निर्माण। कि संविधान का निर्माण किस प्रकार से हुआ, क्या क्या प्रोसेस रही, क्या क्या चरण रहे, उस सबको हम लोग देखेंगे। देखिए, उससे पहले जो रेगुलेटिंग एक्ट आए, ठीक है, या कुछ अधिनियम आए, उसको हम लोग नहीं देखेंगे। उसको क्या करेंगे, उसको जो हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे तब हम लोग उसको कवर कर लेंगे। तो आज जो पहला हमारा टॉपिक रहेगा, जो आज का पहला चैप्टर है, वो है संविधान का निर्माण। तो देखो, संविधान का निर्माण के लिए संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा बनाई गई, जिसमें कुल 389 389 इतने सदस्य थे। कितने सदस्य थे टोटल? तो इसमें सदस्य थे 389, 389, कुल इतने सदस्य थे। और संविधान सभा की प्रथम बैठक, संविधान सभा की प्रथम बैठक ये कब हुई थी? तो ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1900। लेकिन जब ये बैठक हुई थी तब यहाँ पे जो सदस्य उपस्थित थे वो थे कुल 211। कितने थे उपस्थित? उपस्थित सदस्य कितने थे? 211 ये सदस्य उपस्थित थे। और जब ये सभा हुई, बैठक हुई, तो इन्होंने अपना एक अध्यक्ष भी चुना। तो फ्रांस की परंपरा के अनुसार कि जो सभा में सबसे बुजुर्ग होगा, सबसे उम्र दराज होगा, उसको अपना अध्यक्ष हम लोग चुन लेंगे। तो इसी को देखते हुए क्या हुआ कि, एक सेकेंड, थोड़ा सा पेन सही कर लेते हैं। हाँ जी। तो एक अस्थायी अध्यक्ष को चुना गया। उनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्या चुना गया? अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। नाम क्या था इनका? तो नाम था इनका डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, तो ये चुने गए। इसके बाद इन्होंने कहा कि चलिए, अध्यक्ष तो हमने चुन लिया है, लेकिन ये तो अस्थायी हुए, इन्हें एक स्थायी अध्यक्ष भी चाहिए था। तो इसके बाद एक वोटिंग कराई गई। किनके बीच? जो 389, 389 आपके सदस्य थे, इनके बीच वोटिंग कराई गई। और वोटिंग से जीत के आते हैं राजेंद्र प्रसाद। कौन आते हैं जीत के? राजेंद्र प्रसाद जीत के आते हैं। तो बाई इलेक्शन, तो स्थायी अध्यक्ष, इसी संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष वो कौन बनते हैं? तो वो बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद किसके आपके बनते हैं? संविधान सभा के। ठीक है, संविधान सभा के ये अध्यक्ष बनते हैं।
और ये आपके जो सच्चिदानंद सिन्हा है, ये किसके आए थे? ये उम्र के हिसाब से आए थे, लेकिन जो स्थायी अध्यक्ष बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये बनते हैं चुनाव के आधार पर, चुनाव के आधार पर। और जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है, ये बनते हैं वरिष्ठता के आधार पर। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने जाते हैं। इनके सहायता के लिए दो वाइस प्रेसिडेंट यानी दो उपाध्यक्ष भी चुने जाते हैं। दो उपाध्यक्ष, वो कौन कौन से हैं आपके? तो पहला है, नाम आता है H.C. मुखर्जी का। और दूसरा नाम आता है वीटी कृष्णमाचारी। वीटी कृष्णमाचारी। ठीक है। तो ये होता है, जब संविधान सभा की प्रथम बैठक हो जाती है तो इसके ठीक 4 दिन बाद, यानी 13 दिसंबर 1946 को क्या होता है? तो डॉक्टर न सॉरी पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्या कौन थे? ये वकील थे। ये एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लाते हैं, या इसको कहेंगे हम लोग क्या लाते हैं? उद्देश्य प्रस्ताव। तो और ये देखिए, जो उद्देश्य प्रस्ताव होता है, यहां से संविधान बनना आपका शुरू हो जाएगा, कि यहाँ पे नींव पड़ गई आपकी। तो 13 दिसंबर 1946 को, यानी प्रथम बैठक के ठीक 4 दिन बाद क्या आता है? उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा लाया जाता है? तो लाया जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू। उद्देश्य प्रस्ताव यानी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, कहीं कहीं पे ये भी पूछ दिया जाता है इंग्लिश में, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। उद्देश्य प्रस्ताव। तो अब बात करते हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव लाने का आखिर मतलब क्या था, इसका उद्देश्य ही क्या था उद्देश्य प्रस्ताव का। तो देखो, उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब ये था कि हमारा संविधान जो बनने जा रहा है वो कैसा होगा, उसके फंडामेंटल कैसे होंगे, उसकी फिलॉसफी कैसी होगी, इन सबको ध्यान में देखते हुए उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था। और यही आगे चलकर आपको क्या बनता है? इसे प्रस्तावना भी बोला गया। ठीक है। तो क्या होता है, इसी को आगे चलकर क्या बोला गया? प्रस्तावना बोला गया। और क्यों लाई गई थी ये, आखिर इसकी जरूरत क्या पड़ी थी? तो तो पहला आप कह सकते हैं हम कि संविधान कैसा हो, संविधान कैसा हो, और क्या हो, इसके फंडामेंटल कैसे होंगे। और क्या था आपका, इसकी फिलॉसफी कैसी होगी। इसकी फिलॉसफी। तो ये 3 बातों को ध्यान में रख के उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। और इसी उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है 22 जनवरी 1947 को। तो
उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। कब? तो 22 जनवरी 1947 को ये एक्सेप्ट कर लिया जाता है संविधान सभा के द्वारा। और देखिए, जो ऑब्जेक्टिव डिक्लेरेशन था, उद्देश्य प्रस्ताव था, इसमें क्या बताया जाता है? इसमें ये बताया जाता है कि जो भारत है, जो बनने वाला हमारा भारत है, ये कैसा होगा? ये राज्यों का संघ होगा, यानी यूनियन ऑफ स्टेट होगा, जिसमें आजाद भारत होगा, ब्रिटिश भारत होगा और प्रिंसली स्टेट यानी जो रियासतें थी उस समय, वो भारत में जो शामिल होना चाहती हैं वो होंगी। तो क्या था इसमें? इसमें बताया गया कि भारत क्या है? राज्यों का संघ होगा, राज्यों का संघ यानी यूनियन ऑफ स्टेट। काफी एग्जाम में आपने इतना सुना होगा, यूनियन ऑफ स्टेट, इतना आपने शब्द पढ़ा ही होगा। तो बनेगा, अब राज्यों का संघ बनेगा तो कौन कौन से राज्य इसमें शामिल होंगे? तो पहला क्या होगा आपका? जो भी आजाद भारत है, क्या है? आजाद भारत। और कौन से? ब्रिटिश भारत, जो सीधे सीधे ब्रिटिश इंडिया के ब्रिटिश के कंट्रोल में आते थे। और कौन से आपके? प्रिंसली स्टेट, प्रिंसियली स्टेट्स यानी रियासतें। ठीक है, लिख देता हूं, रियासतें यानी जो राजा महाराजाओं के कंट्रोल में आती थी, ये राज्य शामिल होंगे। तो ये ऑब्जेक्टिव डिक्लेरेशन में बताया गया। इसके अलावा देखिए, जब ये उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया तो भारत क्या बना? तो भारत इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक यानी स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य इसके बनने की ओर अग्रसर हो गया। तो क्या बना इससे? एंड क्या बना? भारत तो बना इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक। ठीक है, तो ये बना। इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य, स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य। तो जब इतना सब हो गया आपका, तब देखिए क्या होता है, तब आप और देखिए, जब आपका ऑब्जेक्टिव डिक्लेरेशन पास हुआ था, इसका जब स्वीकार कर लिया गया, तो इसमें ये बताया गया कि जो भारत आपका बनने जा रहा है, जो संविधान बनेगा आपका, वो कैसा होगा? तो संविधान जो भारत का होगा, इसमें जो भारतीय नागरिक हुए उनको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ये सभी सुरक्षा उनको समान रूप से प्रदान की जाएंगी। इसके अलावा जो जो नागरिक हैं, भारत के नागरिक हैं, ये अपेक्षा कर सकते हैं उनसे कि उन्हें एक समान अवसर प्राप्त होंगे, चाहे वो सामाजिक तौर पर हो या आर्थिक तौर पर या राजनीतिक तौर पर, सबको समान अवसर प्राप्त होंगे। और लोगों को स्वतंत्रता होगी विचार व्यक्त करने की, अपने धर्म को स्वीकारने की, और
स्पेशली कहा गया ये कि जो भी अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जनजाति हैं, इनको समानता का अवसर प्राप्त होगा। तो ये चीजें संविधान बनने से पहले तय की गई थी और भारत के लोगों को यह बताया गया था कि जो हमारा संविधान है कैसा होगा, सभी के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सुरक्षा, समानता प्रदान करेगा। भारत का संविधान आपको, यानी कौन आपको, भारतीय नागरिक, क्या करेगा, सामाजिक और क्या, आर्थिक व राजनीतिक सुरक्षा प्रदान करेगा, प्रदान करेगा। ये ऑब्जेक्टिव रिलेशन में बताया गया। और क्या होगा, समान अवसर प्राप्त होंगे, समान अवसर प्राप्त होंगे आपको। और क्या होगा, आपको विचार व्यक्ति की, धर्म की, ये आपको स्वतंत्रता मिलेगी। विचार अभिव्यक्ति और धर्म स्वीकार करने की स्वतंत्रता। इसके अलावा कहा गया कि जो अनुसूचित जाति हैं, जनजाति हैं, इनको भी समान अवसर प्राप्त होंगे। तो यानी क्या, सभी जातियों को समान अवसर, सभी जातियों को समान अवसर। तो इतना कुछ आपके ऑब्जेक्टिव रिलेशन में, यानी उद्देश्य प्रस्ताव में कहा जाता है। इसके बाद, यानी देखिए, आपका ऑब्जेक्टिव रिलेशन कब पास हुआ था, 22 जनवरी 1947, ये पास हो जाता है। इसके बाद अगले महीने यानी 20 फरवरी 1947 को यही लिख देते, थोड़ा सा जगह है, 25 1947। इस दिन क्या होता है, तो इस दिन जो ब्रिटेन का संसद है, यानी हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ कॉमन क्या है, ब्रिटेन का संसद, ठीक है। जिसे हमारे संसद का नाम क्या है, संसद क्यों बोला जाता है, उसी पर जो ब्रिटेन का संसद है उसे बोला जाता है कि हाउस ऑफ कॉमन। तो ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन का संसद। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी सरकार चेंज हो जाती है और इस समय वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं, पीएम है यहाँ पे, उनका नाम क्या है, उनका नाम है क्लीमेंट एटली, क्लीमेंट एटली। ये क्या कहते हैं, तो ये संसद में बताते हैं कि जो ब्रिटिश भारत 3 जून 1948 तक भारत छोड़ देगा, ब्रिटिश भारत को 3 जून 1948 तक छोड़ देगा। और क्यों छोड़ेगा, किसके हाथों में छोड़ेगा, तो किसी एक रिपब्लिक गवर्नमेंट के हाथों छोड़ा गया होगा। तो तारीख क्या बताई इन्होंने, ये तारीख बताते हैं ब्रिटिश भारत को
3 जून कितना, 3 जून 1948 तक भारत छोड़ देंगे। भारत छोड़ देंगे, ये कहा जाता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, वो गवर्नर चेंज होता है वहां इसके लिए। अब गवर्नर जब चेंज होता है तो नए गवर्नर आते हैं जिनका नाम होता है माउंट बेटन, लॉर्ड माउंट बेटन। ठीक है, क्योंकि जो हाउस ऑफ कॉमन उसने कह दिया था कि जब अब भारत में सरकार बदलेगी, हम वापस आएंगे और भारत एक रिपब्लिक कंट्री बनेगा और एक रिपब्लिक गवर्नमेंट के हाथ में हम ये सर जो भारत छोड़ के आएंगे। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए गवर्नर चेंज किया जाता है और गवर्नर चेंज करके आते हैं माउंट बेटन, लॉर्ड माउंट बेटन। गवर्नर चेंज, न्यू गवर्नर कौन से आते हैं, तो वो आते हैं माउंट बेटन, लॉर्ड माउंट बेटन, ये आते हैं। देखिए, ध्यान रखने वाली आपके लिए बात यह है कि इससे पहले कौन थे। यानी लॉर्ड माउंट बेटन से पहले कौन थे, तो होता है वो लॉर्ड बॉवेल। कौन है, बॉवेल। ये भी देखिए बॉवेल प्लान आए थे, आपको यदि याद हो उसको हम लोग हिस्ट्री में देख लेंगे। ये कब से कब तक थे, 1944 से 1947 तक ये रहे थे। चलिए बात करते हैं, लॉर्ड माउंट बेटन आते हैं। इनके द्वारा एक प्रस्ताव लाया जाता है, एक प्लान लाया जाता है। क्या लाया जाता है, एक प्लान लाया जाता है और उसका नाम होता है माउंट बेटन प्लान। और कब लाते हैं ये, तो ये लाते हैं 3 जून 1947। 3 जून 1947 को, देखिए हम लोग समय महीने बाय महीने चल रहे हैं, ठीक है। तो 3 जून 1947 को ये एक प्लान लाते हैं, प्रपोज्ड अ प्लान, एक प्लान प्रपोज करते हैं। उसका प्लान का नाम क्या होता है, तो वो नाम होता है माउंट बेटन प्लान, माउंट बेटन प्लान। ये प्लान प्रस्तावित करते हैं और इस प्लान में क्या होता है आपके, तो इस प्लान में होता है पार्टीशन, बंटवारा। तो क्या होता है, जो भारत है वो दो कंट्री में या दो देशों में डिवाइड हो जाएगा। क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा आपका दो देशों में। किस नाम से, तो वो होता है पाकिस्तान और इंडिया। पार्टीशन, क्या कहेंगे, बंटवारा। देखिए इससे पहले क्या होता है, जो प्लान आए थे सारे एक्सेप्ट नहीं किए गए थे कांग्रेस के द्वारा, कभी किसी के, कभी मुस्लिम लीग के द्वारा। लेकिन जो माउंट बेटन प्लान आता है ये एक्सेप्ट कर लिया जाता है दोनों के द्वारा। तो पार्टीशन से क्या बनता है, एक तरफ बनता है इंडिया यानी भारत और दूसरी तरफ बनता है पाकिस्तान, पाकिस्तान। और ये एक्सेप्ट भी किया जाता है, ठीक है, माउंट बेटन प्लान एक्सेप्ट किया जाता है। चलिए, और जो पार्टीशन यानी बंटवारा की डेट रखी जाती है, वो रखी जाती है 15 अगस्त 1947 को। कब रखी जाती है, 15 अगस्त 1947 को ये डेट रखी जाती है। तो पार्टीशन डेट, ये कब रखी गई, तो ये रखी गई है 15 अगस्त 1947। इस प्लान में कहा जाता है कि 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान बन जाएगा, दोनों भारत दो अलग अलग कंट्री बन जाएगा। देखिए, और जब ये सब हो जाता है तो यानी माउंट बेटन प्लान के बाद 3 जून 1947 के बाद जुलाई का महीना आता है और जुलाई के महीने में जो ब्रिटिश संसद है, हाउस ऑफ कॉमन, ये एक एक्ट पास करती है जिसका नाम होता है इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1947। क्या आता है,
जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1947 ये रखा गया। अब ये एक्ट रखा गया तो इस एक्ट के अनुसार क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, संविधान सभा है, ये पूरी तरह से आजाद हो जाती है कि इन्हें किस प्रकार से क्या होना है, अपने संविधान का हम निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक्ट इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए आपकी पहली संविधान सभा की बैठक कब हुई थी, ये आपको याद है ना, जब पहले ही मैंने आपको बताया था, तो वो होता है 9 दिसंबर 1946, और लगभग कुछ दिनों के बाद, 8 महीने के बाद, ठीक है, 7-8 महीनों के बाद ये इनको स्वतंत्रता मिल जाती है कि आप किस प्रकार की संविधान बना सकते हैं, किस प्रकार का संविधान बना सकते हैं। तो ये एक्ट आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या होता है इस एक्ट से, इस एक्ट से हमारा विजन जो है वो क्लियर हो जाता है कि अब हमें कोई रोकने वाला नहीं है कि किस प्रकार से हमें संविधान बनाना है। तो इस एक्ट से संविधान सभा स्वतंत्र हो जाती है कि उन्हें किस प्रकार का संविधान बनाना है। ठीक है, ये पूरी तरह से आजाद हो जाते हैं। देखिए जब पार्टीशन हुआ था आपका, तो आपको याद हो कि संविधान सभा की पार्टीशन से पहले जो संविधान सभा होती है, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो होती है 389, 389 होती है। लेकिन जब पार्टीशन हो जाता है तब ये घट जाती है और तब ये हो जाती है 299। तो संविधान सभा की स्ट्रेंथ कितनी होती है? नाउ स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कितनी हो गई है? 299, 299। इससे पहले कितनी थी? 389। बचे कहाँ गए? तो बचे जाते हैं पाकिस्तान में। ठीक है, जो 90 हैं वो पाकिस्तान में चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? क्योंकि पाकिस्तान के पास भी कुछ हिस्सा था, जो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान था, जिसमें कुछ रियासतें थी, कुछ आजाद जो भारत था। इसके अलावा जो ब्रिटिश इंडिया के अंतर्गत भारत आता था वो भी पाकिस्तान में था। तो इससे 90 जो सीटें थी, जो 90 स्ट्रेंथ थी, 90 लोग थे, वो कहाँ जाते हैं? वो पाकिस्तान में चले जाते हैं, यानी 90 पाकिस्तान को। ठीक है, तो अब क्या होगा, जो संविधान सभा है अलग अलग हो गई, तो अब संविधान सभा क्या करती है, अपने काम को दो भागों में डिवाइड कर लेती है। ठीक है, अब काम संविधान सभा के दो काम होंगे। नाउ जो संविधान सभा हमारी है, दो काम। पहला कौन सा आपका होगा? तो पहला होगा टू फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान का निर्माण, संविधान का निर्माण। दूसरा काम क्या होगा? तो दूसरा काम इसका होगा
विधायी कार्य करना, ठीक है, लेजिस्लेटिव फंक्शन जो भी है ये करना। देखिए संविधान सभा, ये आपको याद रखना है कि जब पूरा संविधान बना भी नहीं था तब से जो संविधान सभा है ये विधायी कार्य देख रही थी। विधायी कार्य होते क्या है, तो वो होते हैं कि कोई कानून को बनाना और उसे लागू करना, ठीक है, क्या होता है, किसी कानून को बनाना और लागू करना। कोई कानून बनाना और उसे लागू करना। तो संविधान सभा ये कार्य कर रही थी और इसी के कारण जो संविधान सभा है इसे बोला जाता है फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत की प्रथम संसद कौन थी, संविधान सभा थी। क्या बोला जाता है, भारत की प्रथम संसद। क्यों बोला जाता है, तो विधायी कार्य, इसके विधायी कार्य करने के कारण। देखिए आपको एक बात याद रखनी है कि संविधान सभा क्या कर रही है, दो कार्य कर रही है, एक संविधान का निर्माण और एक विधायी कार्य। तो जब ये कार्य होते थे, क्योंकि एक दिन दोनों कार्य हो नहीं सकते हैं, तो जब ये कार्य होते थे इनके जो अध्यक्ष हैं वो अलग अलग होते थे। जैसे कि जब संविधान सभा क्या करती थी, संविधान बनाती थी या संविधान निर्माण करती थी, संविधान के बारे में डिस्कशन होता था, तब कौन अध्यक्ष होते थे, तब अध्यक्ष होते थे राजेंद्र प्रसाद। जब संविधान सभा संविधान बनाती थी, तब अध्यक्ष कौन होते थे, राजेंद्र प्रसाद होते थे। कौन होते थे, राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद जब संविधान सभा क्या करती थी, विधायी कार्य करती थी, कानून बनाती थी, तब अध्यक्ष कौन होते थे, जब संविधान सभा कानून बनाती थी, तब अध्यक्ष, देखिए ये क्वेश्चन आपके काफी लिए इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं कि ठीक है। तो तब कौन होते थे, तब होते थे जीवी मावलंकर। कौन होते थे, जीवी मावलंकर, यानी गणेश वसुदेव मावलंकर, ये इनका पूरा नाम था। तो ये करते हैं, ठीक है। इसके बाद ये सब होता रहता है और ये दोनों फंक्शन है, यानी दोनों कार्य हैं, ये चलते हैं 26 नवंबर 1949 तक। कब तक चलते हैं, 26 नवंबर 1949 तक चलते हैं ये दोनों फंक्शन। नवंबर 26 1949 तक चले। अब आपके दिमाग में सर एक बात आई होगी कि ये यहां तक ही क्यों चलते हैं, क्यों, तो इसलिए चलते हैं क्योंकि अब संविधान आपका बनके तैयार हो चुका है, तो यहाँ से ये कार्य बंद हो जाते हैं। तो संविधान बनकर तैयार है, संविधान बनकर तैयार हुआ या तैयार हो गया।
देखिए जो संविधान सभा थी, इसके कार्य केवल संविधान बनाना या विधायी कार्य देखना ही नहीं था, इसके अलावा इन्होंने कुछ अन्य कार्य भी किए। कुछ अदर फैक्ट देख लेते, थोड़े थोड़े से 3 फैक्ट हैं, थोड़े से देख लीजिए। तो पहला इन्होंने क्या किया, तो पहला ये लोग करते हैं कि जो राष्ट्रध्वज है इसको स्वीकार करते हैं। जो संविधान सभा है ये राष्ट्रध्वज स्वीकार करती है। कब स्वीकार करती है? जुलाई 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, तो 22 जुलाई 1947 इसने क्या किया, इसने हमारे राष्ट्रध्वज को स्वीकार किया, यानी तिरंगा। देखिए वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। और जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं इसके लिए आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे ऐप एग्जाम वेब ऐप पर आ सकते हैं, वहां आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। इसकी जो लिंक है वो मैं आपको क्या करूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आपको मैं मेंशन कर दूंगा, वहां से जाके आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां से आपको क्या मिलेगी, ऐप से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए आगे देखते हैं। तो राष्ट्रध्वज स्वीकारा और इसके अलावा क्या किया ना, तो 24 जनवरी, क्यों 24 जनवरी, 24 जनवरी 1950 को ये क्या करते हैं, जो राष्ट्रीय गान है, राष्ट्रीय गान, ये स्वीकार करते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गीत इसको भी स्वीकार किया जाता है। कब? 24 जनवरी 1950 को ही स्वीकार किया जाता है। ठीक है, और 24 जनवरी 1950 को ही क्या होता है, तो इसी दिन हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी चुने जाते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने जाते हैं। नाम क्या आपको पता होना चाहिए, क्या नाम है? राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो क्या हुआ, हमारा संविधान बन गया और 26 जन का पहुंचे हम लोग 26 नवंबर तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, देखिए संविधान बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है और आपको पता होगा चाहिए कि जो भारतीय संविधान है सबसे बड़ा संविधान भी है। तो संविधान सभा है, इन्होंने क्या किया, लगभग 60 देशों के संविधानों को पढ़ा और उनसे जो अच्छी चीजें हो सकती थी वो ली, क्योंकि संविधान आपको आपको बनाना है और आपको टाइम भी मिला है, अच्छा टाइम मिला है। तो इन्होंने एक क्या किया, एक अच्छा टाइम लेकर एक अच्छा संविधान हमको बना के दिया। कितना टाइम लगा था आपको लिए, तो याद होना चाहिए 2 साल 11 महीने 18 दिन, इतना टाइम लगता है। और इसमें जो खर्चा आया था संविधान बनाने में तो वो लगभग 60 लाख का खर्चा आता है। कितना आता है? 60 लाख का खर्चा आता है। तो थोड़ा सा इसमें संविधान बनाने में लगा समय, ये कितना था, तो ये था 2 साल 11 महीने और क्या है 18 दिन। तो खर्चा कितना आता है, तो खर्चा आता है 60 लाख का, 60 लाख। देखिए
इंडिया कैसा है? एक डाइवर्स कंट्री, एक विविधता वाला देश है। कैसा विविधता वाला देश है? भाषा के आधार पर विविधता है इसमें। कहीं हिंदी बोली जाती है, कहीं पंजाबी बोली जाती है, कहीं मराठी बोली जाती है। धर्म के आधार पर विविधता वाला देश है, जैसे कि हिंदू धर्म हमारा यहीं पे है, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं यहीं पे। जाति के आधार पर भी विविधता वाला देश है, कहीं ब्राह्मण है, कहीं शूद्र आ गए आपके, ठीक है। इसके अलावा त्योहारों में भी हमें विविधता देखने को मिलती है, जैसे कि कोई दिवाली मना रहा है, कोई लोहड़ी मना रहा है, कोई होली मना रहा है। त्योहारों में भी विविधता देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा ऐसा नहीं कि सब लोग गरीब गरीब हैं या सब लोग अमीर अमीर हैं। गरीब भी यहाँ पे देखने को मिलेगा, अमीर भी आपको देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि जो भारत है एक ऐसा डाइवर्स कंट्री है, एक विविधता वाला देश है। तो जब इतनी विविधता है तो एक व्यक्ति उनको सेटिस्फाई नहीं कर सकता है, कोई एक संविधान उसको सेटिस्फाई नहीं कर सकता है। संविधान सभा ने ये सोचा, तो इन सबको देखते हुए कुछ कमेटियां गठित की कि इन सब जो संविधान सभा ने सोचा कि हमें कमेटियां ऐसी गठित की जानी चाहिए जो इन सब लोगों को क्या करें, सेटिस्फाई करें, और एक संविधान में ही सब कुछ, नहीं तो सारे वर्ग एक संविधान से संतुष्ट हो जाएं। तो क्या होता है, कुछ कमेटियां गठित की जाती हैं, जिसमें 8 मेजर और 13 माइनर कमेटियां होती हैं। तो इसमें से कुछ कमेटियां हैं, उसके नाम और उसके जो अध्यक्ष हैं उसको हम लोग जरा देख लेंगे। वो जो कमेटियां हैं आपके एग्जाम में आ सकती हैं, ठीक है। तो कमेटियां गठित की जाती हैं। क्यों गठित की जाती हैं? क्योंकि जो भारत के लोग हैं उनको संविधान बनाने में दिक्कत ना हो। सारे जो लोग हैं, जो संविधान, जो भारत के लोग हैं, उनकी जो नीड्स हैं उनको संविधान सेटिस्फाई कर सके, तो कमेटी बनाई जाती है। तो क्या होता है, 8 जो कमेटी होती है वो बनाई जाती है मेजर, और 13 कमेटी बनाई जाती हैं माइनर। यानी जो 8 कमेटी ये बड़ी कमेटी थी और जो 13 कमेटी छोटी कमेटी थी। तो सबसे पहले एक नाम आता है कमेटी का, वो नाम क्या है आपका? चलिए, संघ संविधान सभा। संघ संविधान सभा। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष होते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद देखिए, जो संघ संविधान सभा है इसकी एक उप समिति भी थी जिसके नाम था संघ शक्ति समिति। क्या था? संघ शक्ति समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। दूसरा एक नाम आता है प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष होते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए, प्रांतीय संविधान सभा समिति का जो कार्य किया था, तो वो कार्य था कि जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, रियासतें हैं, इनको मनाना, जो भारत में आना चाहती हैं उनके साथ बात करना। इसके बाद अन्य एक नाम आता है मौलिक अधिकारों पर सलाहकार समिति। क्या है नाम? मौलिक अधिकारों पर सलाहकार समिति। इसके अध्यक्ष होते हैं जीवी कृपलानी। कौन होते हैं? जीवी कृपलानी होते हैं। देखिए,
सॉरी, जो मौलिक अधिकारों पर सलाहकार समिति है, इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ही होते हैं, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ही होते हैं। इसकी जो उप समिति होती है, उसके जो सलाहकार, उसके जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं जीबी कृपलानी, ठीक है। उप सलाहकार समिति, जो मौलिक अधिकारों पर उप सलाहकार समिति बनाई गई थी, उसके दो अध्यक्ष होते हैं, वो होते हैं जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी। इसके बाद एक जो आपकी सबसे महत्वपूर्ण समिति आती है, प्रारूप समिति। क्या नाम है? प्रारूप समिति। या जिसे ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे बी आर अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर। और ये बनाई गई थी 29 अगस्त 1947 को, ठीक है। 29 अगस्त 1947 को ये समिति बनाई गई थी। इसके अलावा जैसे कि राज्य समिति थी, क्या नाम था? राज्य समिति और सदन समिति, दो और आपकी महत्वपूर्ण पड़ जाती हैं, राज्य समिति और क्या है आपका? सदन समिति। इनके अध्यक्ष थे आपके, जैसे कि राज्य समिति, इनके थे पीटी नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। और सदन समिति के अध्यक्ष थे बी पट्टाभी सीतारमैया। कौन थे? बी पट्टाभी सीतारमैया। देखिए, इन सभी समितियों में जो सबसे इंपॉर्टेंट समिति आपकी निकल के आती है वो है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति की समय सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो भी कमिटियां थी, ये क्या करती थी? एक प्रपोजल तैयार करती थी, ठीक है, एक प्रपोजल लाती थी और उस प्रपोजल को क्या करती थी? ड्राफ्टिंग कमेटी को दे देती थी। और जो ड्राफ्ट कमेटी होती है, इसका ड्राफ्ट तैयार करती थी। तो सब कुछ क्या होता था? ड्राफ्ट कमेटी से ही होकर गुजरता था। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या थी आपकी? प्रारूप समिति थी। इसी कारण जो बी आर अम्बेडकर है, इनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बी आर अम्बेडकर। ऐसा नहीं है कि मतलब अंबेडकर जी ने ही सब कुछ कर लिया हो, जो सभी समितियों के अपने अपने काम थे, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट कार्य होता था वो ड्राफ्टिंग कमेटी का ही होता था। तो चलिए आगे देखते हैं। तो जो सभी कमेटी हैं, जो इनका क्या का, ये क्या करती हैं? अपने अपने प्रपोजल क्या करती हैं? ड्राफ्टिंग कमेटी को सौंप देती हैं। और ड्राफ्टिंग कमेटी एक ड्राफ्ट तैयार करती है और फरवरी 1948 को ये लोगों के सामने रखा जाता है कि, और लोगों से कहा जाता है कि आप अपना फीडबैक दीजिए और बताइए कि इसमें क्या चेंज हो सकते हैं। और फिर इसमें चेंजेस भी होते हैं। इसके बाद एक दूसरा ड्राफ्ट आता है। तो पहला ड्राफ्ट कब आता है? चलिए, क्या करता होता है इसके बाद? सभी कमेटी, जो कमेटियां हैं, सभी कमेटी के प्रपोजल, प्रपोजल यानी प्रस्ताव, ठीक है, प्रस्ताव पर जो प्रारूप समिति है, प्रारूप समिति एक प्रारूप तैयार करती है
और ये कब भारत लोगों के सामने आता है? तो फरवरी 1948 का, फरवरी 1948 को ये सामने आता है। और जब ये सामने आता है तब इसमें कुछ चेंजेस भी लाए जाते हैं। क्यों आता है? फीडबैक के लिए, टू गेट फीडबैक, कि इसमें हम क्या चेंज कर सकते हैं। तो कुछ चेंजेस भी आते हैं। और जो दूसरा आता है हमारा, ठीक है, दूसरा सेकंड ड्राफ्ट, यानी दूसरा प्रारूप, ये आता है अक्टूबर 1948 को, अक्टूबर 1948 को आया। और इसके बाद जो फाइनल ड्राफ्ट है वो आता है 4 नवंबर 1948 को, ठीक है। फाइनल ड्राफ्ट, फाइनल ड्राफ्ट ये आता है आपका 4 नवंबर 1948 को, ये आपका आता है। और फिर 4 नवंबर 1948 से नवंबर 1949 तक संविधान बेस पर डिस्कशन चलते रहते हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है, ये सब आपका होता रहता है। तो कब तक डिस्कशन चलता है इस पे? तो इस पर नवंबर 1949 तक, 1949 तक डिस्कशन चलता है। और ऐसे कहा गया है कि जो ये ड्राफ्ट थे ये लगभग कितने महीने में प्रस्तुत किए गए थे? तो 7,653, कितने? 7,653 अमेंडमेंट ये प्रस्तुत किए गए थे। और जो चर्चा हुई थी वो हुई थी केवल 2,473 पर, 2,473 पर ही क्या होती? केवल बहस हुई थी, डिस्कशन हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नवंबर 1949 तक जब डिस्कशन खत्म हो गया तब कुल जो ड्राफ्टिंग कमेटी है, ठीक है, इसको पास कर दिया जाता है। क्या होता है? ड्राफ्टिंग कमेटी को पास कर दिया जाता है कि हाँ आपने काम सही किया है, ठीक है। तो 26 नवंबर 1949 को ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रारूप संविधान हमारा है उसको पास कर दिया जाता है, को पास कर दिया जाता है। देखिए जो मूल संविधान हमारा है यानी उसमें जो आर्टिकल्स, पार्ट्स, भाग यानी और अनुसूचियां ये अलग थी और जो वर्तमान में है वो अलग है। वर्तमान की आप बताइए, और जो मूल की है वो मैं आपको बताता हूँ। तो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में कितने थे? तो 395 आर्टिकल थे, और क्या था? 22 पार्ट थे, 22 भाग थे, ठीक है। और क्या थे? 8 अनुसूचियां, 8 शेड्यूल्स, ठीक, ये थे। तो आपके लिए बस कमेंट बॉक्स में इतना काम है कि वर्तमान में कितना अनुच्छेद है, कितना पार्ट है और कितना अनुसूची है संविधान में, वो आपको बस बताना है। तो होता क्या, देखिए 26 नवंबर 1949 को ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन पास कर दिया जाता है। अब इसको बारी आती है लागू करने की। तो लागू करने से पहले क्या होता है? सबके साइन कराए जाते हैं कि भाई आइए साइन करिए, क्योंकि ये अब बनके तैयार है। तो जब साइन होते हैं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो होते हैं ये मना कर देते हैं कि अभी नहीं होगा सर जी पास, अभी लागू नहीं करेंगे। तो लोग पूछते हैं कि ऐसा क्या हो गया कि अभी हम लोग उसको लागू नहीं कर सकते हैं? तो नेहरू जी कहते हैं कि याद करिए लाहौर अधिवेशन 1929 को,
तो लोग सोचते हैं कि भाई ऐसा क्या हुआ था, क्योंकि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कांग्रेस से नहीं थे, उनको तो सोचना पड़ेगा। जो कुछ लोग प्रिंसिपल स्टेट से आए थे, रियासतें से आए थे, वो भी सोचते हैं कि ऐसा क्या हो गया था। तो नेहरू जी बताते हैं कि लाहौर अधिवेशन में, देखिए आप ये बात याद रखनी है कि जो लाहौर अधिवेशन है, इसके अध्यक्ष कौन थे? ये भी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और लाहौर अधिवेशन में जो मांग थी वो पूर्ण स्वराज की गई थी। तो पहले क्या मांग थी? डोमिनेट स्टेटस की मांग थी, लेकिन पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है। और जब पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं तो 26 जनवरी 1930 को, यानी पूर्ण स्वराज की मांग के तहत ही जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, ये रावी नदी के किनारे पूर्ण स्वराज दिवस भी मनाते हैं। तो ये कहते हैं कि एक महीने और रुक जाइए, 26 जनवरी को हम अपना संविधान लागू करेंगे, क्योंकि उसी दिन हमने अपना पूर्ण स्वराज दिवस मनाया था। इस कारण ये एक महीना डिले हो जाता है हमारा ड्राफ्ट कमीशन। तो क्यों होता है? तो कारण क्या था हमारा? लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन 1929। अध्यक्ष कौन थे इस समय इसके? अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ये थे। और क्या हुआ था इसमें? तो इसमें जो डोमिन स्टेटस की मांग थी, पहले हमारी मांग क्या थी? तो पहली हमारी या कांग्रेस की मांग क्या थी? तो ये थी डोमिनेंट स्टेटस की, आप सर हमको डोमिनेंट स्टेटस का दर्जा दे दें। लेकिन जब पानी सर से ऊपर चला गया तो लाहौर अधिवेशन में जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ये कह देते हैं अब हमको पूर्ण स्वराज चाहिए। क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज की मांग कर देते हैं। और इसी के कारण क्या होता है? 26 जनवरी, क्या है? 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के किनारे पूर्ण स्वराज दिवस, क्या आता है? पूर्ण स्वराज दिवस, दिवस मनाया जाता है। ये कह रहे थे कि देखिए सर, 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाता है और ये हर साल से मनाते चले आए थे। तो क्यों ना हम क्या करें कि उसी दिन अपना पूरा संविधान हम लागू करें। लेकिन लोग कहते हैं कि भाई कुछ बन गया है तो कुछ लागू कर लेते, इतना काम हो गया है तो थोड़ा सा और कर ही लेते हैं। तो इन सबको देखते हुए कुछ आर्टिकल्स हैं, लगभग 16 आर्टिकल्स, ये उसी समय लागू कर दिए जाते हैं, यानी 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए जाते हैं। ठीक है, एक दो महीने आप, 2 महीने आप ये रुक जाते हैं और 2 महीने बाद हमारा पूर्ण संविधान लागू होता है। और कौन कौन से लागू होते हैं वो जरा देख लेते हैं। तो 26 नवंबर 1949 को क्या क्या लागू हो जाता है? तो जैसे कि नागरिकता, और क्या है आपका? चुनाव, और क्या? अंतिम संसद, और कुछ अस्थायी और संक्रमणकालीन प्रावधान। ये लागू हो जाते हैं। कुल आर्टिकल कितने लागू होते हैं? कुल आर्टिकल यानी अनुच्छेद, तो वो लागू होते हैं 16। सब टोटल 16 लागू होते हैं। कौन कौन से लागू होते हैं चलो वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपका आर्टिकल नंबर 5, 6,
7, 8, 9, इसके बाद 60, 324, 366, 367, 389 और क्या है 380, 388 और 391, 392, 393 और 394, ये आर्टिकल कुल लागू हो जाते हैं। इसके बाद हमारा संविधान बनके तैयार है और इसकी 26 जनवरी आएगी, संविधान लागू कर दिया जाएगा, भारत एक गणतंत्र राज्य बन जाएगा। देखिए यहाँ तो संविधान आपका खत्म हुआ, लेकिन कुछ आलोचना भी की जाती है संविधान की। जैसे कि जो संविधान सभा है, ये लोग कहते थे कि एक ये रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है। कैसे रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है? तो ये लोग कहते थे कि संविधान सभा में जो लोग बैठे हैं वो संविधान बनाने वाले आखिर होते कौन है? क्या इनको भारत की जनता ने चुना है? इन्हें तो क्या किसने चुना है? अंग्रेजों ने चुना है ना। तो एक ये रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं माने गए। इसके अलावा ये सोवरेन बॉडी भी इनको नहीं माना गया। क्यों? क्योंकि ऐसा कहा गया कि जो अंग्रेज गए थे, ठीक है, ये अंग्रेज हैं, इन्होंने इनको बनाया है और ये इन्हीं के इशारों पर नाचते हैं, इन्हीं के इशारों पर काम करते हैं। तो जैसा अंग्रेज चाहेंगे वैसा ही संविधान बन के तैयार होगा। इसके अलावा लोगों ने कहा कि इसने काफी टाइम लगा दिया है। लोगों ने कहा कि जैसे देखिए अमेरिका का संविधान है, इन्होंने 4 महीने ही लगाए थे, आप क्या करते 8 महीने लगा लेते, 1 साल लगा लेते। आपने तो बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया, लगभग 3 साल लगा दिए। 2 महीने, 2 साल, 11 महीने, 18 दिन, 12 दिन बचे तो वो भी लगा लेते, 3 साल पूरा कर लेते आप। इसके अलावा लोगों ने ये कहा कि इसमें मेजोरिटी ऑफ हिंदू है, ठीक है, जो हिंदू है उसकी मेजोरिटी ज्यादा है, तो जो मुसलमान है या अन्य कोई धर्म है इसके इतने बात नहीं सुनी जाएगी। और इसमें कांग्रेसी ज्यादा है। और क्या है? लोगों ने कहा ये एक वकीलों का जमावड़ा है। कैसे वकीलों का जमावड़ा है? कि इसमें जो ज्यादातर लोग थे वो कैसे वकील थे, तो इसलिए इनको वकीलों का जमावड़ा भी कहा गया। तो ये आलोचना होती है। इसके अलावा कुछ दो फैक्ट हैं, जैसे कि आप लिख लीजिए। पहला देखिए, जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान हमारा है ओरिजिनल है, ये लिखा गया है प्रेम बिहारी रायजादा द्वारा, इंग्लिश में, ठीक है, इंग्लिश कैलीग्राफी हुई है प्रेम बिहारी रायजादा द्वारा। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा है, रिटन बाय प्रेम बिहारी रायजादा। और ये किस में लिखा गया है? भाषा कौन सी इन्होंने प्रेम बिहारी रायजादा ने लिखी थी? वो थी इंग्लिश में, ठीक है, इंग्लिश कैलीग्राफी है ये, इंग्लिश कैलीग्राफी। इसके बाद हिंदी में, तो हिंदी में लिखते हैं बसंत किशन वैद्य, बसंत किशन वैद्य, ये हिंदी में लिखते हैं। इसके अलावा जो संविधान है इसको डिजाइन किसने किया था? तो डिजाइन किया था नंदलाल बोस ने। तो डिजाइन बाय नंदलाल बोस। तो आज की क्लास के लिए हम लोग बस इतना ही रखते हैं। जो हमारी अगली क्लास होगी उसमें हम लोग 3 टॉपिक कवर करेंगे। कौन कौन से? पहला टॉपिक हमारा जो होगा कि संविधान लोगों को कहा जाता है कि ये उधार का एक थैला है। उधार का थैला कैसे है? कि ये बाहर के देशों से लाया गया है, ये हमारा अपना संविधान नहीं है, लोगों ने अपने मन से कुछ नहीं लिखा है। क्या किया गया है कि बाहर के लोगों ने, जो बाहर का संविधान है उससे टीप के लिख दिया गया है। तो हम ये डिस्कस करेंगे कि बाहर का संविधान कैसे
है और कैसे नहीं है। इसके अलावा जो संविधान की प्रस्तावना है उसको डिस्कस करेंगे, और जो भारतीय संविधान के सीलेंट फीचर हैं इसको डिस्कस करेंगे। तीन टॉपिक हमारी अगली क्लास में रहेंगे। तो आज जो हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस किया है वो है संविधान का निर्माण, कि आखिर भारत के संविधान का निर्माण कैसे हुआ। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको पीडीएफ के लिए क्या करना है, एग्जाम वेब ऐप डाउनलोड करना है, वहां आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।